हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। और हम लोग नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट कर दिया था। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या क्या देख चुके थे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। क्या क्या? एक तो शुगर, कौन सा राइबोज, कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर। या तो वो राइबोज होगा या तो वो डीऑक्सीराइबोज। और ये जो पेंटोज शुगर थे ये मोनोसैकेराइड वाले शुगर थे। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखें तो ये जो पेंटोज शुगर थे ये मोनोसैकेराइड्स थे। पहला हो गया शुगर। दूसरा नाइट्रोजनस बेस था, ठीक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। क्या थे ये सारे? दो में क्लासिफाई थे, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। क्या हो गया? शुगर हो गया, शुगर नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा क्या था आपका? फॉस्फेट ग्रुप। क्या था? फॉस्फेट ग्रुप। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड बना लिया था और उसमें कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हुए थे? कौन कौन से? एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा था, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा था इसीलिए एन लग गया। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि वो शुगर से ऐड हो रहा था। दूसरा बॉन्ड कौन सा बना? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बना था क्योंकि एसिड और अल्कोहल से जो बॉन्ड बनता है वाटर के रिमूवल से वो बनेगा ईस्टर बॉन्ड। और किससे जुड़ेगा? फॉस्फोरस से, इसीलिए इसको बोला गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। किसमें बना था ये दोनों बॉन्ड? किसमें बने? न्यूक्लियोटाइड बनाने में। अब आज हम लोग देखेंगे कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके चेन बनाते हैं और उस चेन को या तो डीएनए या तो आरएनए बोलेंगे। ठीक, तो आज देखेंगे पहले हाउ फॉर्म डीएनए या आरएनए। हाउ फॉर्म डीएनए या आरएनए। डीएनए में क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज वाली शुगर होगी, आरएनए में राइबोज वाली शुगर। डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, आरएनए में यूरेसिल होगा। बस यही डिफरेंस होगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा ही दोनों का सेम होता है। तो हाउ फॉर्म डीएनए और आरएनए। पहले हम लोग बनाएंगे पहले न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड हम लोग ने बनाया था कैसे? देखिए, ये बनाया था शुगर, ठीक, और फिर यहां पे नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ था। यहां पे क्या ऐड हुआ था? नाइट्रोजनस बेस। यहां पे OH, OH, ये OH लगा है। अगर यहां से ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा आपका डीऑक्सी। अभी ये आरएनए का स्ट्रक्चर बनेगा ये। और अगर ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ये डीऑक्सी, मतलब ये डीएनए का बन जाता। फिर यहां पे क्या होगा? CH2, फिर O, फिर फास्फोरस, और ये डबल बॉन्ड O, OH, H3PO3, और यहाँ पे OH। ये क्या था आपका? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ही तो था। देख लीजिए एक बार फिर से, ये क्या था? न्यूक्लियोटाइड था। ये क्या बना था? यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ था और फास्फोरस से बना, तो ये फॉस्फोईस्टर। और ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे ये इसका कौन सा पोजीशन था? ये इसका था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। अब इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही बना लेंगे। एक और न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही बना लेंगे। यहां पे नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ा था, OH, OH, CH2O, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, डबल बॉन्ड O, और ये OH। एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, और ये फिफ्थ कार्बन।
ये शुगर का कार्बन है। ठीक, अब यहां पे देखेंगे, यहां पे वाटर का रिमूवल होगा, यहां पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। कैसे, ये इसका थर्ड कार्बन का OH और इसके फास्फोरस का OH, तो यहां से क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। जब यहां से वाटर रिमूव हुआ तो इसके बीच में क्या बन गया, आपका बॉन्ड बन गया, इसके बीच में बॉन्ड बन गया। और फिर ये कैसे बना, देखेंगे इधर, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा फिर, O यहां पे नाइट्रोजनस बेस एज इट इज लगा रहेगा, यहां पे OH, यहां पे CH2, इधर O, फास्फोरस, डबल बॉन्ड O, OH, ये OH। हम लोग यहाँ पे अगर DNA का स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें यहाँ पे OH नहीं होगा, ये वाला पोजीशन नहीं होगा। मान लेते हैं हम लोग DNA का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, DNA का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे OH नहीं होगा। अगर RNA का बनाते ये तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH होता। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके थर्ड कार्बन से और इसके फास्फोरस के OH से क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ। इस कार्बन के OH से और यहाँ पे फास्फोरस के OH से वाटर रिमूव होगा। अब ये क्या बनेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, ये O, और फिर ये O, फिर फास्फोरस, डबल बॉन्ड O, OH, यहां पे O, फिर CH2, O, और ये आपका क्या बन गया, DNA मॉलिक्यूल। यहां पे OH, यहां पे नाइट्रोजनस बेस, यहां पे OH और नाइट्रोजनस बेस। यहां पे भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यहां पे भी 1 2 3 4 और ये 5। ये ऐसे होगा CH2, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पे देखेंगे ऐसे नीचे चेन चलती जाएगी, जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होगा, मतलब जो सबसे ऊपर जो शुगर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका कौन सा एंड फ्री है, सबसे ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 5 वाला एंड फ्री है। पांचवें कार्बन का पोजीशन जो था वो फ्री है, सबसे ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसका पांचवा कार्बन, पांचवें पोजीशन वाला कार्बन वो फ्री होगा। और जो सबसे नीचे होगा, मतलब इसके नीचे चेन और चलती जाएगी, जो सबसे नीचे होगा, मान लीजिए ये सबसे ऊपर है और बीच में कई सारी चेन है और ये सबसे नीचे ये वाला न्यूक्लियोटाइड, सबसे नीचे वाले में कौन सा फ्री होगा, आपका थर्ड वाला, ये थर्ड वाला जो H ग्रुप लगा है ये फ्री होगा। सबसे ऊपर वाले में 5 कार्बन वाला जो है वो फ्री होगा और सबसे नीचे वाले में थर्ड पोजीशन वाला फ्री होगा। इसीलिए यहां पे क्या होता है, एक होता है ऊपर 5 प्राइम और उसी को नीचे लाएं तो नीचे 3 प्राइम। इसका मतलब होता है ऊपर वाला पांचवा पोजीशन फ्री है और नीचे वाले में तीसरा पोजीशन। ये पहले बना लेंगे, ये पहले बना लेंगे। अगर ये आरएनए का होता तो यहां पे OH ग्रुप लगता, अगर ये आरएनए का होता तो यहां पे क्या लगता, इस सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगता। यहां से ऑक्सीजन निकल गया मतलब डीऑक्सीफाई हो गया, तो ये DNA का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही लंबी चेन चलती जाएगी
और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे आपका डीएनए मॉलिक्यूल या फिर आरएनए मॉलिक्यूल। यहां पे क्या होगा, ये इधर सबसे ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें 5 प्राइम एंड फ्री, और जो सबसे नीचे न्यूक्लियोटाइड होगा इसमें 3 प्राइम एंड फ्री। जो 3 प्राइम एंड होगा वो फ्री होगा, और ऊपर सबसे ऊपर वाले में 5 प्राइम एंड फ्री होगा। अब इसमें देखिए जब केवल एक न्यूक्लियोटाइड बनाना था तो उसमें ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना था। एक न्यूक्लियोटाइड में केवल इतना जब देखना था, ये इतने में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना था, केवल सिंगल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और फिर जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ती गई, मतलब डीएनए या आरएनए बनाना हुआ, मतलब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनाना हुआ, तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पहले से था और दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इससे फॉर्म हुआ। दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां फॉर्म हुआ, किसके किसके बीच में, फॉस्फोरस और तीसरे कार्बन के OH के बीच में। फॉस्फोरस का OH और थर्ड कार्बन के OH के बीच में दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसीलिए डीएनए आरएनए बनाने में 2 बॉन्ड बनेंगे। कौन सा, एक तो फॉस्फोडाइस्टर, डाई मतलब 2 ईस्टर बॉन्ड बन गए, एक यहां पे और एक नया बॉन्ड यहां पे, फॉस्फोडाइस्टर। और तीसरा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये पहले बना लेंगे। आप देखेंगे कौन कौन से बॉन्ड इसमें फॉर्म्ड हुए, फॉस्फो डाई ईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड फॉर्म्ड हुए, 2। कौन कौन से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड को बनाने में कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो 2, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, डाइस्टर नहीं होगा उसमें, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और न्यूक्लिक एसिड बनाने में, मतलब डीएनए आरएनए बनाने में, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के बनाना पड़ेगा, तो उसमें 2 बॉन्ड कौन कौन से, फॉस्फोडाइस्टर और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये लिखेंगे। अब जो सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना वो किसके किसके बीच में बना, वो लिख लेंगे। पहला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो न्यूक्लियोटाइड में बताया था, सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड formed between third carbon, formed between OH, of third carbon of one nucleotide to OH of phosphorus। सेकेंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बना था, OH ऑफ थर्ड कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू OH ऑफ फॉस्फोरस ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड, मतलब उसके लगातार बाद वाली सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके तीसरे कार्बन पर OH जो होगा, और उसके सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड मतलब उसके जस्ट नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के
फास्फोरस से जो है जुड़ा होगा उनके बीच में सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। ये लिख लेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन क्या होता है वो देखेंगे। जैसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, शुगर और इधर फॉस्फेट, फिर शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस तो अंदर की तरफ होते हैं, मतलब उनसे ज्यादा रिलेटिव नहीं होता है। शुगर फॉस्फेट शुगर ये आपके क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन। यहां पे लिखेंगे बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, शुगर फॉस्फेट फिर शुगर। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर। अब न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड भी होती हैं या तो डबल स्ट्रैंड भी हो सकती हैं। यहां पे देखेंगे, ये मान लीजिए हमने बनाया था इधर, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड है, ये वन स्ट्रैंड है। सबसे ऊपर 5 प्राइम एंड फ्री होगा, नीचे 3 प्राइम एंड फ्री होगा। अब होगा क्या, अगर वो डबल स्ट्रैंड होगी तो जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो पहली स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होगी, मतलब पैरेलल तो होगी लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसीलिए जो दूसरी स्ट्रैंड होती है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, अगर डबल स्ट्रैंड है तो दोनों आपस में एंटी पैरेलल होंगे। अगर 5 प्राइम इसमें ऊपर है तो इसमें 5 प्राइम एंड फ्री वाला नीचे होगा और 3 प्राइम एंड फ्री वाला इसमें ऊपर होगा। जस्ट अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। यहां पे लिखेंगे बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए या फिर आरएनए, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आरएनए आर एंटी पैरेलल। एंटी मतलब उल्टा, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। हम लोगों में क्या होगा, डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, आरएनए लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और वायरसेस में होता है। हम लोग में डीएनए पाया जाएगा। तो इसके बाद थोड़ी सी डीएनए की बात करेंगे। क्या होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड फैशन में अरेंज होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है ह्यूमन बीइंग्स में। हम लोगों में बात करेंगे अगर डीएनए की देखेंगे, डीएनए इन ह्यूमन बीइंग्स एक डीएनए कितने मीटर का होगा, 2.2 मीटर का। लेंथ, इसकी पहले लेंथ लिखेंगे, लेंथ 2.2 मीटर। 2.2 मीटर लेंथ होती है किसकी, डीएनए की ह्यूमन बीइंग्स में। ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड और राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब इसकी 2 स्ट्रैंड होंगी और दोनों एक दूसरे के
एंटी पैरेलल होंगी। डबल स्ट्रैंडेड एंड राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स होती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने बनाया था राइट हैंडेड हेलिक्स, जैसे देखेंगे ये होता है, ये आपका क्या हुआ, राइट हैंडेड हेलिक्स। ये क्या हुआ आपका, राइट हैंडेड हेलिक्स। अब होता क्या है, ये जो एक पूरा टर्न होता है पूरे हेलिक्स का, ये एक पूरे हेलिक्स का एक टर्न अगर बना दिया, मतलब 360 डिग्री घूम गया, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर इधर आया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं पे आके खत्म हुआ, तो मतलब इसका ये एंगल कितने का बनाया, यहां से और यहां तक, मतलब जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ये एंगल कितने का बनाया, 360 डिग्री का, 360 डिग्री। जैसे ये देखिए यहां से शुरू हुए थे, फिर यहां पे आके ऐसे यहीं पे खत्म हुए, तो ये एंगल कितने का बना लिया, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ऐसे ही ये भी जो है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी 360 डिग्री का, एक टर्न इसका 360 डिग्री का होता है। ये क्या हुआ, वन टर्न, वन टर्न। इसी को क्या बोलते हैं, पिच। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, वन टर्न, या इसी को बोलेंगे पिच। और ये 360 डिग्री जब पूरा घूम जाता है तो एक टर्न होता है उसका, और उस एक टर्न को एक पिच बोलेंगे। इस एक टर्न में कितने बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जैसे हमने बनाया था न्यूक्लियोटाइड, तो यहां पे ऐसे नाइट्रोजनस बेस इधर था, इधर भी नाइट्रोजनस बेस था। अब एक बेस है यहां पे और ये एक बेस है। अब इधर एक बेस है तो उसके जो अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगी, जैसे मान लीजिए ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब इधर ये नीचे इसके 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर भी कोई नाइट्रोजनस बेस इधर निकला होगा और यहां भी निकला होगा। ये आपस में क्या बनाएंगी, पेयर बनाएंगी। ये बेस आपस में पेयर बनाएंगी, ये बेस आपस में पेयर बनाएंगी और ये बेस आपस में पेयर बनाएंगी। अब अगर यहां पे एडेनिन होगा, अगर यहां पे एडेनिन होगा तो यहां पे थायमिन होगा। अगर यहां पे एडेनिन होगा, अगर यहां पे क्या हुआ आपका, एडेनिन, एडेनिन किसके साथ पेयर बनाती है, थायमिन के साथ हमेशा। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाती है। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है और थायमिन भी नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन और थायमिन आपस में पेयर बनाती हैं ऑलवेज, और इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। कैसा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमिन के बीच में होते हैं। अब यहां पे अगर यहां पे एडेनिन हुआ तो सामने वाले पे पक्का है कि थायमिन ही होगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर यहां पे इस नाइट्रोजन बेस पे साइटोसिन हुआ, साइटोसिन, तो पक्का है कि सामने वाले पे जो नाइट्रोजनस बेस इससे जुड़ेगा वो क्या होगा, ग्वानिन होगा। वो क्या होगा आपका, ग्वानिन। साइटोसिन है तो वो ग्वानिन होगा, अगर एडेनिन है तो वो थायमिन होगा। अब एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर यहां पे थायमिन आ गया, अगर किसी भी स्ट्रैंड में किसी भी पोजीशन पे थायमिन आ गया, मतलब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। थायमिन आ गया मतलब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, क्योंकि थायमिन आरएनए में नहीं होता है। अगर थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, एडेनिन और यूरेसिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट इज होंगे, तो वो आरएनए का स्ट्रक्चर होगा। ये यूरेसिल इन आरएनए
और थायमिन इन डीएनए, यूरेसिल आरएनए में, थायमिन डीएनए में। तो यहां पे लिखेंगे आपस में एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये एक बेस पेयर, मतलब पेयर मतलब आपस में दो, तो ये एडेनिन और थायमिन मिलके एक बेस पेयर बनाएंगे, साइटोसिन और ग्वानिन मिलके दूसरा बेस पेयर बनाएंगे। ऐसे ये जो डीएनए की जो ये एक टर्न होती है, मतलब एक पिच होती है जिसमें 360 डिग्री होते हैं, इनके एक पिच में कितने बेस पेयर आएंगे, ऐसे करके 10 बेस पेयर यहां पे लिखेंगे। डीएनए की अगर बात करें इसमें, तो इन वन पिच या वन टर्न कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर आएंगे, मतलब कितने नाइट्रोजनस बेस, अगर पेयर में 10 है तो 20 नाइट्रोजनस बेस, 20 नाइट्रोजनस बेस होंगे। 10 बेस पेयर है, ठीक। 360 डिग्री के बीच में, 360 डिग्री में यहां से यहां तक 360 डिग्री, और कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर में कितनी डिग्री है एंगल, इन 10 बेस पेयर के बीच का पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो जो यहां पे बेस पेयर होगा, ये पहला बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो अगर 10 बेस पेयर के बीच में एंगल 360 डिग्री है, तो एक बेस पेयर के बीच का एंगल यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो कितना होगा, 36 डिग्री। कितना होगा, 36 डिग्री। तो यहां से यहां तक दो बेस पेयर के बीच का एंगल 36 डिग्री, तो ये लिख लेंगे। एंगल बिटवीन टू बेस पेयर कितना, 36 डिग्री, क्योंकि 10 बेस पेयर के बीच में एंगल कितना है, 360 डिग्री, तो दो बेस पेयर के बीच में 36 डिग्री, ये लिखेंगे। अब यहां से यहां तक, मतलब एक पिच की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। 36 एंगस्ट्रॉम एक पिच की, या 10 बेस पेयर के बीच का लेंथ क्या होगा, 36 एंगस्ट्रॉम, ये लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे एक पिच, वन पिच या 10 बेस पेयर के बीच का एंगल इन लेंथ, एंगल तो 360 डिग्री बता दिया था, लेंथ ऑफ वन पिच कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को बोल देंगे 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। यहां पे 1 मीटर में 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, और ये कितना है, 3.4 नैनोमीटर, तो 1 मीटर से बहुत छोटा है। और 1 मीटर में 10⁻⁻10
एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर में, और 10⁻⁹ नैनोमीटर 1 मीटर में। तो लेंथ ऑफ वन पिच मतलब 10 बेस पेयर के बीच का लेंथ जो होगा, कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर, क्योंकि एक पिच में 10 बेस पेयर आएंगे। 10 बेस पेयर के बीच का लेंथ कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। अगर 10 बेस पेयर के बीच का एंगल 34 एंगस्ट्रॉम है, 10 के बीच का एंगल 34 एंगस्ट्रॉम है, तो एक का कितना होगा, 34/10, 34/10 मतलब 3.4, यहां से यह हट जाएगा तो 3.4। तो लिखेंगे लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर, लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर। 34 था 10 के बीच में, तो 2 के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। यहां पे 3.4 था, तो 2 के बीच में एक पॉइंट इधर और आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर। एंगल हो गया, लेंथ हो गया, और एक पिच में कितना क्या होता है वो सब बता दिया। ये भी देख लेंगे। अब देखेंगे एक चीज और, एक चीज और देखेंगे कि अगर इन डीएनए ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, अगर इधर थाइमिन हुआ तो उधर एडेनिन होगा, ये कंफर्म है। तो एडेनिन एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये क्या है आपका, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 1 2 3, कितने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखेंगे। यहां पे हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइम, और एंजाइम में हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे, और फिर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स आपका फिनिश हो जाएगा। तो अभी यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।